हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम मोहित आदिवाल है और पिछली बार हमने बात की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। लेकिन कुछ डिटेल उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर रह गई थी, जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से उस डिटेल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर हमने चर्चा की थी किस तरीके से भारतीय संविधान की मांग की गई और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 के अंदर पूर्ण रूप से लागू किया गया। चलिए इसके सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो जाकर उसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देखेगा। इससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी और आप इसके सेकंड पार्ट के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 9 दिसंबर 1946 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली असेंबली हुई और इसी के दौरान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रारूप, एक सिंबल दिया गया। वो सिंबल था हाथी का। भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जो कि हस्तलिखित है, यानी कि हैंडमेड है, और इसको लिखने का काम हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा संपन्न किया गया। लेकिन यह संविधान इंग्लिश भाषा के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था। लेकिन भारत की अधिकतर जनता इंग्लिश बोलने में और समझने में दोनों में असक्षम है, इसलिए इसकी मांग हिंदी में होना जायज थी। इसकी हिंदी में मांग हुई और इसको हिंदी में लिखने का काम हमारे बसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा किया गया। 1987 के अंदर यह पूर्ण रूप से लिखकर तैयार हो गया और इसको पूर्ण रूप से भारतीय जनता पर 1987 के दौरान ही लगा दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होने को 389 मेंबर आतुर थे। 389 मेंबर में से लगभग 292 मेंबर 11 प्रांतों से आए हुए थे। लगभग 93 मेंबर देशी राज्यों से आए हुए थे और बचे 4 ये चीफ कमिश्नरी से आए हुए थे, जिनको हम ब्रिटिशर लोगों के हेडक्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। आखिर वो 4 कौन कौन से थे, इनको एक बार जान लेते हैं। वो 4 थे। पहला था अजमेर, जो कि मेरवाड़ के अंदर पड़ता है, और दूसरा था ब्रिटिश बलूचिस्तान, तीसरा था दिल्ली और चौथा था कुर्ग, जो कि कर्नाटका के अंदर पड़ता है। ये 4 वहां से आए हुए थे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसी के दौरान 299 राज्य भारत के अंदर शामिल होना चाहते थे, लेकिन 299 में से केवल 296 ही प्रत्यक्ष रूप से बाय वोटिंग प्रोसेस से भारत के अंदर शामिल होना चाहते थे। लेकिन 3 जो थे वो भारत के अंदर शामिल होना नहीं चाहते थे। आखिर वो कौन कौन से थे, इनको एक बार जान लेते हैं। 296 मेंबर भारत के अंदर शामिल होना चाहते थे बाय वोटिंग प्रोसेस से। आखिर वो सीट किन किन के हिस्से में आई, इनको एक बार जान लेते हैं। 296 में से 208 सीट आई हमारे इंडियन कांग्रेस लीग के पक्ष में और बची 73 सीट ये आई मुस्लिम लीग के पक्ष में और बची 11 ये अन्य पार्टियों के हित में आई। अब बात करें कि आखिर वो 3 राज्य कौन कौन से थे जो कि भारत के अंदर शामिल नहीं होना चाहते थे। आखिर वो कौन थे? 3 राज्य जो थे वो थे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। ये भारत के अंदर शामिल होना बिल्कुल नहीं चाहते थे। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको हम आयरन मैन के नाम से जानते हैं, इन्होंने भारत को एकजुट करने का कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को बाय पुलिस प्रोसेस, पुलिस कार्रवाई के दौरान भारत के अंदर शामिल कर लिया। लेकिन जूनागढ़ के सामने भी कुछ इसी प्रकार की समस्या आन खड़ी हुई। जूनागढ़ भारत के अंदर शामिल बिल्कुल नहीं होना चाहता था। उसने यह शर्त रखी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने कि आप हमारे नागरिकों से जाकर पूछ लीजिए, क्योंकि आखिरकार रहना तो नागरिकों को है, तो उसको पर अधिकार लेने का हक भी हमारे नागरिक ही लेंगे। तो आप एक काम कीजिए, वहां पर वोटिंग करवा लीजिए। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ की नागरिकों से वोटिंग करवा ली और 78% जनता ने भारत में शामिल होने को वोट कर दिया। 78% जनता ने भारी मत से भारत में शामिल होने को वोट किया। इसी के दौरान जूनागढ़ को भी भारत के अंदर पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया।
लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे, राजा हरि सिंह, वो जम्मू एंड कश्मीर की जियोग्राफिकल लोकेशन को लेकर काफी ज्यादा प्रभावित से काफी ज्यादा उत्सुक थे। वो जम्मू एंड कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाने पर तुले हुए थे। लेकिन उस समय क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर पर पाकिस्तानी लोगों ने टेरर अटैक कर दिया, आतंकवाद वहां पर फैलाना शुरू कर दिया। वहां की जनता काफी ज्यादा इससे परेशान हो चुकी थी। राजा हरि सिंह ने हमारे प्रधानमंत्री उस समय के हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से जाकर सहायता मांगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से उन्होंने सहायता मांगी कि आप हमारी सहायता कीजिए, इस टेरर अटैक से हमारी रक्षा कीजिए। वही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, वहां पर एक ट्रीटी साइन कर ली, जिसको हम 370 आर्टिकल के नाम से आज जानते हैं। आखिर इसमें ऐसा हुआ क्या? लेकिन कुछ मामलों में भारत को फैसले लेने का अधिकार था और कुछ मामलों में जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को फैसले लेने का अधिकार था। आखिर वो अधिकार कौन कौन से थे? उदाहरण के लिए जैसे सिक्योरिटी हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, सर्विसेज हुआ, उनको सेफ्टी देना हुआ वहां के नागरिकों को। ऐसे मामलों में भारत को फैसले लेने का अधिकार था। लेकिन वहां का झंडा हुआ, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ऐसे मामलों पर केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ही फैसला ले सकती है, अन्य कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह शर्त भी रखी, जिस दिन भारतीय संसद के अंदर 2/3 बहुमत के साथ यह पारित हो जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया जाए, तो उस समय यह 370 आर्टिकल हट जाएगा। यह हमको 31 अक्टूबर 2019 को देखने को मिलता है, किस तरीके से 370 आर्टिकल को हटा लिया गया और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को टेरिटरी का दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड सेशन की। इसका सेकंड सेशन हुआ 11 दिसंबर 1946 को। यह इसका दूसरा सेशन था। इसी के दौरान इसके सेकंड अध्यक्ष यानी कि परमानेंट अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। साथ ही साथ इसके 2 ड्राफ्टमैन यानी कि सहयोगी के रूप में HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचार्य को चुना गया। जब कभी भी राजेंद्र प्रसाद जी की तबीयत या फिर उनका छुट्टी पर जाने का समय हो, तो उसके कार्यकाल के तहत ये 2 लोग HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचार्य उनके कार्यकलापों को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में सहायता करेंगे। अब बात करें इसके तीसरे सेशन की, तो इसका तीसरा सेशन हुआ 13 दिसंबर 1946 के अंदर। यह सबसे लंबा सेशन माना जाता है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लगभग 13 दिसंबर 1946 से लेकर 22 जनवरी 1947 तक यह जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी चली। इसी के दौरान इसका एक प्रेम्बल यानी कि एक प्रारूप तैयार किया गया, जो कि कुछ इस प्रकार होता है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावित किया था। यह कुछ इस प्रकार होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व देश और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति के विचार, धर्म की उपासना के लिए स्वतंत्रता तथा राष्ट्र की एकता तथा व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने वाली बंधुता को आज इस दिन 26 नवंबर 1949 के माघ शेष के शुक्ल पक्ष को पूर्ण रूप से अपनाते हैं। इस प्रकार से इसका प्रेम्बल तैयार किया गया। अब बात करें जो ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन के साथ साथ जो मसौदा समिति थी, उसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अधूरा माना जाता है। तो इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं। इसकी पहली बार जो गठन की बात सामने आती है, वो आती है 29 अगस्त 1947 के दिन। 29 अगस्त 1947 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली जो फॉर्मेशन हुआ वो इसी दिन हुआ था। और इसके जो पितामह के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पितामह कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। इनके बिना संविधान अधूरा है। चलिए अब बात करते हैं इनके जन्म की और इनके डेथ की। कई बार इससे रिलेटेड भी सवाल हमको देखने को मिलते हैं। इनका जन्म मोहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मध्य प्रदेश 1891 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1956 के अंदर दिल्ली के अंदर। इसी के साथ साथ मसूदा समिति जो फॉर्मेशन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का, इसके अंदर 7 मेंबर और चुने गए थे। पहले तो हमने जान लिया कि चेयरमैन के रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को चुना गया था, लेकिन वो 6 अन्य मेंबर कौन कौन से थे इनको एक बार देख लेते हैं। वो थे अलोदी कृष्णमाचार्य, दूसरे थे बी एल मित्रा, एच.सी. मुखर्जी और गोपाल स्वामी अय्यर और छठे मोहम्मद सऊदुल्लाह। ये 6 इस प्रकार से हैं। इनमें से बी एल मित्रा जी की डेथ हो गई थी और के एम मुंशी जी की हेल्थ के रिलेटेड इशू आ गया था। इनके जगह 2 लोगों को रिप्लेस किया गया। वो थे एन कृष्णमाचार्य और एन माधवराव जी। इन दोनों को लाया गया। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो हम साथ के साथ डिस्प्ले भी कर रहे हैं, तो आप यहां से भी चेक इन कर सकते हैं कि हम कितना सही और कितना गलत है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि जो हमारा फ्लैग है इसको पहली बार किस तरीके से प्रेजेंट किया गया। पहली बार जो हमको देखने को मिलते हैं, वेंगलू जी ने भारतीय तिरंगे का निर्माण किया था। यह 22 जुलाई 1947 के अंदर पूर्ण रूप से लागू हुआ। पहली बार 1907 के अंदर स्टटगार्ट के अंदर भीमा जी ने यह भारतीय झंडे को विदेश में जाकर फहराया था 1907 के अंदर। और दूसरी बार रावी नदी के किनारे हमारे पंडित जे.एल. नेहरू जी ने भारतीय तिरंगे को फहराया था। यह समय था कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की थी कि भारत अब आजाद हो चुका है। रावी नदी के किनारे उन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था। ये डेट मेंशन हो रही हैं, इनको आप देख लीजिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये वीडियो काफी ही आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो काफी पसंद आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने यह वीडियो पहली बार देखा है वो जाकर इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। बने रहना हमारे साथ, क्योंकि हम आपको देते रहते हैं नॉलेजेबल ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।